हमने पिछली क्लास में। जी हम लोग ने एथियज्म के बारे में पढ़ा था और तीन टाइप्स ऑफ एथियस्ट के बारे में पढ़ा था और उनके काउंटर्स का पढ़ा था। ओके। डबल लूप लर्निंग डबल लर्निंग, राइट। और मीसोथीज्म के बारे में पढ़ा था। ओके, ग्रेट। चलिए, सही हो गया। हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। नहीं। हिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने, यस नो? नहीं, यस नो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं हम लोग ने नहीं स्टार्ट की थी। ओके ओके, चलिए सही हो गया। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स विद द कंसेप्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। जब मैं आखिरी मर्तबा आपसे बात कर रहा था, मैंने कुछ जो फंडामेंटल्स है एथीज्म के बारे में, खासकर एकेडमिक एथीज्म के बारे में मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि there's not a single standard of atheism. कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई एथीस्ट कहता है तो वो बस एक ही स्टैंडर्ड पे है जिस स्टैंडर्ड पे दुनिया के सारी एथीस्ट है, बल्कि ये तो उलट है कि आप देखोगे विद इन द एथीस्ट सर्कल बहुत सारी सब डिविजन्स है, और कुछ ऐसे जो खुद को सिर्फ फैशन के तौर पे एथीस्ट कहते हैं, उनके पास तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं होता, तो बिलीफ बन चुका होता है, क्रीड बन चुका है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत कम है जो एकेडमिक लेवल पे वो आर्ग्यूमेंट्स होल्ड करते हैं जो एथीज्म जिस पे वो एथीज्म अपना जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड फिर हमारा काम है कि उन आर्ग्यूमेंट्स को दिखाना, समझाना, बताना कि देखो ये जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है, ये या तो आप मिस इंफॉर्मेशन है आपके पास, या तो आपने गलत अंदाज से सुने हैं, या फिर इनको आप पुट इन करने की कोशिश कर रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन विद द फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स पे ही हम कुछ क्लासेस चलाएंगे, ताकि आपको पहले समझ तो आए कि जो कोर्स हम कर रहे हैं या जो चीज़ें इस कोर्स में है, और जो ये हमारा मॉड्यूल है एथीज्म के रिगार्डिंग, ये असल में है क्या, डीपर लेवल्स पे वो खुद क्या कहते हैं, आए कहाँ से, क्यों आए। तो जब तक आपको ये पहचान नहीं होगी ना, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट पे आ सको। यूल हियर सम बैकग्राउंड नॉइज मेरे मेरी लोकेशन से, बिकॉज आई एम नॉट एट होम राइट नाउ, आई एम ट्रैवलिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस, जहां पर आपको लगे कि आपको आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या पीछे शोर ज्यादा आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। याद रखिएगा कि एथीज्म जो है ना, वो कोई मेजर सोशल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नहीं थी या कोई थ्रेट नहीं था टिल 8th सेंचुरी। एक जब मूवमेंट स्टार्ट होगी दहरिया वाली। अब ये दहरिया कौन थे 8th सेंचुरी में? हालांकि इससे पहले भी पाए जाते, लेकिन बहुत ही छोटे मोटे पैच में पाए जाते, कोई मेजर ऐसा पैच नहीं था एथीज्म में कि ये किसी कोई इंटेलेक्चुअल थ्रेट हो, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल पैराडाइम हो, या फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी हो। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं था। 8th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है दहरियों की। अब ये दहरिया कौन थे? ये वो लोग थे जिनको हम एम्पेरिसिस्ट कहते हैं। जितने भी एथीस्ट हैं ना, उनमें एक कॉमन। जी, कोई कुछ कह रहा है? काबिल भाई आप मुझे पोस्ट बना दें। आई कांट मेक यू को होस्ट। वो आपको अली बना सकते हैं। आई एम माई सेल्फ अ को होस्ट। ओके। अली भाई मुझे होस्ट बना दो। ऑलराइट। अब ये एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं? ये दहरिया खासकर एथीज्म में जो एक कॉमनैलिटी आप देखोगे ना, कि एम्पेरिसिस्ट है। अब एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं? मुझे कोई बता सकता है? कभी सुना ये नाम, एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिस्ट, किसी ने? जो एक्सपेरिमेंटेशन जिसके ऊपर हो सकती है और रिजल्ट्स को एनालाइज करके उसी पे भरोसा हो। whatever can be deducted from हम्म। experimentation will be believed and whatever मतलब cannot be deducted जी, will be discarded. बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है। द थिंग इज कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ 5 सेंसेस के थ्रू, जो आप मेथोडोलॉजी यूज करते हो, जिसके थ्रू आप नॉलेज को जस्टिफाई कर पाते हो या नॉलेज को प्रूफ एस्टेब्लिश करते हो, सिर्फ उसको मानते हैं, बाकी किसी भी चीज को ये मानते भी नहीं है, ठीक है। हालांकि 5 सेंसेस को भी ये पूरी तरह से नहीं मानते, कहीं कहीं पर उसमें भी फेल हो जाते हैं। एनीवेज, उसको छोड़ दे, कभी और आएंगे उस पर। ये लोग बिलीव करते थे जो कॉस्मोस है ना, इट वाज समहाउ इटर्नल, और इसकी 4 क्वालिटीज थी। एंड उन 4 क्वालिटीज के बेस पे जो कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता था, वो एग्जिस्ट अभी कर रहा है। और ये कहते थे उन 4 क्वालिटीज के बेसिस पे दुनिया जो है ना वो चल रही है।
इस दुनिया को किसी खुदा ने, किसी खालिक ने, किसी मालिक ने, किसी भगवान ने, किसी बुत ने, किसी ने नहीं बनाया। इस खुदा को सॉरी इस दुनिया को चलाने वाले वो 4 पावर्स है। उन्हीं 4 पावर्स, उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को ये लोग जो है ना मानते थे, ये जामिन रखते हैं इस दुनिया को चलाने के, एंड दुनिया को किसी एग्जिस्टर क्रिएटर की जरूरत नहीं है। अब वो 4 क्वालिटीज मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? रैंडम गेस कर ले। है कोई? नहीं सर। आग, पानी, हवा और 4 elements. जी। जी। अब बताए। हवा, पानी, जमीन एंड लाइफ। आग। आग। हाँ। जी। अब किताब एक है जिसका नाम है किताब अल अगानी, जो फराज अल इस्फहानी ने लिखी है। उसमें अबू हनीफा के बारे में लिखते हैं कि जो अबू हनीफा थे, ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द डिबेट्स बिटवीन दहरियाज एंड द मुस्लिम्स। मतलब उन्हें उन्हें इंटेलेक्चुअली हैमर किया है दहरियों को पब्लिक डिबेट्स में। बाय द वे, जिसको एथीज्म की इनफैक्ट जब हम एथीज्म की डिबेट्स में आएंगे इंशाल्लाह और एथीज्म के आर्गुमेंट्स को डिस्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मैं इमाम अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक, इन सब के डिबेट्स को मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। बहुत ज़बरदस्त डिबेट्स है। और नॉट इवन राइट नाउ रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस और बाकी सारे लोग क्लोज भी आते हैं उन डिबेट्स के। कोई भी, इवन मुस्लिम्स में भी कोई उन डिबेट्स के अभी क्लोज नहीं आ रहा है, जो मुस्लिम अभी स्कॉलर्स में भी जो दहरिये थे ये कौन से टाइम फ्रेम में ये हो गए थे, इमर्ज हो है। गए 8th सेंचुरी। थे? 8th सेंचुरी। जी। ठीक ठीक। तो अबू हनीफा जो है ना, इनको हैमर कर देते इंटेलेक्चुअली पब्लिक डिबेट्स में, और बड़े फेमस थे अबू हनीफा इसकी वजह से। और बहुत सारे और भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनने इस मूवमेंट के खिलाफ या फिर इस मूवमेंट को जिस तरह से इसका हक था कि इसको दिखाने का, वो दिखाने की कोशिश की उन्होंने। जैसे गजाली है, इब्न अल जौजी, अल जाहिज, शबीब है, इब्न कुतैबिया है, अबू ईसा अल वराक है। ये सारे लोग बहुत फेमस है जिनने इस दहरिज्म के खिलाफ लिखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट इमाम गजाली कीमियाई सादात में लिखते हैं कि ये जो दहरिया होते हैं ना, ये रिडक्शनिस्ट है, जिनको हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है यूनिवर्स की और इसके पर्पस की। और ये इट इज वेरी ट्रू, ट्रस्ट मी। राइट नाउ इफ यू डिबेट विद द एथीस्ट, उनको हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी एंगल में दुनिया की नहीं है। वो एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, उनको सेल के एलिमेंट्स के भी बारे में पता नहीं होता है। सेल छोड़े टिश्यूज आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, या न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इनको पता भी नहीं होता है। सेल के अंदर कौन से मामला होते हैं, डीएनए का क्या मसला है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मसला है, कैंसर किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के, मतलब चले छोड़े उस चीज को, बट पॉइंट मेरा ये है कि they never have a holistic understanding of the universe and its purpose. In fact, इमाम गजाली उनको वो चूंटियां कहते हैं, वो एंड्स कहते हैं, जो कि एक पीस ऑफ पेपर पे रहे हैं, मतलब पीस ऑफ पेपर पे चल रहे हैं, लेकिन वो इस पीस ऑफ पेपर की इंक से बाहर या ऊपर कुछ भी नहीं देख पाते। बात समझ आ रही है? आप समझ ले, पीस ऑफ पेपर पे मैं कुछ कलम से लिख रहा हूं, और यहाँ पर कोई चींटी है, वो सिर्फ उस कलम की निब को ही देख पा रही है, वो ऊपर देख ही नहीं पा रही है उस कलम को। इस कलम को पकड़ने वाला कौन है, ये कौन है जो कलम से लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। So this is how small an understanding they have. That's why they are called reductionist. And it's very much true. और ये सिर्फ मैं इमाम गजाली के थ्रू नहीं आपको कह रहा हूं, बल्कि जो एथीस्ट फिलोसफर्स भी है, जैसे माइकल रूस है, वो भी एथीस्ट को, वो खासकर रिचर्ड डॉकिंस को कहता है कि वो रिडक्शनिस्ट है। वो तो रिचर्ड डॉकिंस वो कहता है कि इसने जो हमारा मौकिफ था, इसने जो हमारा फलसफा है, उसको रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि इतना कमजोर कर दिया इसने अपने आर्गुमेंट से, क्योंकि इसके आर्गुमेंट्स बड़े लेम है, बड़े जेनरिक है, इसने डिटेल में स्टडी नहीं की है। तो ये खुद भी आपस में एक दूसरे को रिडक्शनिस्ट कहते रहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिडक्शनिस्ट है। तो फर्क क्या है मोमिन में और एक एथीस्ट में? सोचे जरा, क्या लगता है एक मोमिन और एक एथीस्ट में क्या फर्क है? जो हमें सामने दिख रहा है हम उसके बियॉन्ड चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उस पे यकीन रखते हैं। हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं ऑन टू द एलिमेंट वी कैन एक्चुअली जस्ट सी। बियॉन्ड देखने, बियॉन्ड पे यकीन करने के लिए बियॉन्ड का पता तो होना पहले। हम्म। जी, पहले आंखें तो उठा पाए ना। मैं वही इस एग्जांपल के हाँ। थ्रू, रिडक्शनिस्ट एग्जांपल के थ्रू मुझे बताइए एक मोमेंट में एक एथीस्ट में क्या डिफरेंस है?
माइंड ओपन रखना टू द नॉलेज। नो, मुझे सही आंसर चाहिए। एग्जाम्पल समझे रिडक्शनिस्ट की, और मुझे इस रिडक्शनिस्ट एग्जाम्पल से मुझे बताइए जरा व्हाट्स द डिफरेंस। खाना नहीं खाना, दे चल दे चल बाहर। यस एनीवन, क्या लगता है एक मोमेन में और एक एथीस्ट में डिफरेंस इस एग्जाम्पल के थ्रू? Anti-reductionist. I don't know the exact name of that word. I can't get the word, but it's जो वसीयत रखता हो अपने किसी के पास जवाब नहीं है? एग्जाम्पल समझ नहीं आई, रिपीट करूं मैं? नहीं, एग्जाम्पल समझ आई लेकिन I'm not getting the word. That's the problem with me. जी, फिर आप इंतजार करें, लेट अदर्स आंसर फिर। हाँ जी। यस, जिसके पास वर्ड आ रहा हो या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो बोले। सर डिफरेंस यही है कि मोमिन वो होता है जो एक पर्पसफुल लाइफ गुजारता हो, और जो ये है रिडक्शनिस्ट, ये यही है कि पर्पसलेसली जिंदगी गुजार रहा हो, जो हो रहा है कि उसी के साथ चल रहे एज फ्लो। आप लोग क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो? सब सुने आराम से, बिल्कुल आपने जो बात की ना वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एग्जाम्पल को नजर में रख के चाहता था कि आप मुझे जवाब दे। देखिए, एथीस्ट वो है जिसके सामने कोई अगर कलम चला रहा है, वो सिर्फ कलम की तरफ देख रहा है, जो कलम चला रहा है उसकी तरफ उसकी नजर ही नहीं है। वो एक चोटी के मानद है जो एक पेपर पे होती है, जिसको सिर्फ इंक दिखती है, लेकिन जिसने वो इंक वहां पर रखी होती है उसको समझ ही नहीं आती है, वो देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है उस बारे में, और वो बोलते हैं ये इंक खुद ब खुद आई है। मोमेन वो है जिसको पता होता है ये किसने लिखा है। कलम किसके हाथ में? क्रिएटर। कलम को लिखने वाले कौन है और क्यों लिख रहा है? ये फर्क है ना, हॉलिस्टिक अप्रोच है ना उसके पास, उसको ईगल्स विजन है, हॉलिस्टिक अप्रोच है उसका, ये डिफरेंस है। अब बहरहाल जो इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ एथीज्म की है ना, दैट क्लियरली शोज कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट था जहां पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, तो डिबेट्स कंटिन्यूअसली होती रहती थी, कंटिन्यूअसली, और एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होती थी, टॉलरेंस भी होती थी। इनफैक्ट अबू हनीफा का वाकया मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बयान किया था कि जब एक ग्रुप ऑफ एथीस आके, लगभग शायद कहा जाता है 30-32 थे, वो आते अबू हनीफा के पास और बोलते उसे कि आप हमें हमारे सवालात का जवाब दे और प्रूव कर दे कि खुदा एग्जिस्ट करता है, ये कायनात खुद ब खुद नहीं आई है, तो हम जो है ना आपको मान जाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे, प्रूव नहीं कर पाओगे, तो जो है ना हम आपको अपनी डिफीट माननी पड़ेगी। और वो हनीफा ने बोला कोई मसला नहीं, कल आ जाना इस टाइम पे, हम सब आएंगे। तो उस वक्त असेंबली ऑर्गेनाइज, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब अगले दिन जब ये एथीस पहुंच जाते हैं, अब सोचे जरा इमाम अबू हनीफा किस लेवल के स्कॉलर थे और कितने जबरदस्त इंटेलेक्चुअल थे अपने टाइम के। अबू हनीफा जब अगले दिन ये प्रोग्राम होता है, तो एथीस सारे आते और अबू हनीफा लेट हो जाते। अब ये वेट कर रहे होते, अबू हनीफा नहीं आ रहे, वेट कर रहे हैं नहीं आ रहे, कर रहे हैं नहीं आ रहे। अब इनके ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बोल रहे किस लेवल का स्कॉलर है, इमाम आजम इसको कहते हो, ये कहते हो, फलां कहते हो, ये तो वक्त की कदर नहीं कर रहा है। तो अब कुछ टाइम के बाद, बहुत घंटे गुजरने के बाद, इमाम अबू हनीफा जब आते तो वो एथीस्ट से पूछते कि ये आपको लेट क्यों हो गया, मतलब ये किस लेवल के इमाम हो आप? तो अबू हनीफा उनको जो है ना वो माफी मांगते, बोलते कि देखे मैं लेट एक वजह के तहत हो गया, ऐसा नहीं मैंने जानबूझ के किया, कुछ ऐसी मुसीबतें आई थी कि जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं जब घर से निकला तो जब मैं आगे यहाँ की तरफ आ रहा था, अचानक जमीन के दो टुकड़े हो गए और उस जमीन से जो है ना पानी निकलने लगा, वो पानी बहने लगा उन दो टुकड़ों में से। और अब मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं कैसे इस बहते हुए दरिया को अचानक से पार करूं। मैं क्या करता, मैंने अचानक से सामने एक पेड़ देखा, पेड़ कटने लगा खुद ब खुद, उसने नाव बना दी, मैंने उस नाव में बैठा और फिर जाकर मैं आपके पास आया। तो एथीस इस बात पे हंसने लगे, बोला कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ है, आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये कैसी बात है कि जमीन खुद फट गई, फिर वहां से पानी आने लगा, फिर पेड़ खुद नाव बन गई और नाव पे आप चल के आ गई, बेवकूफ समझ आप हमें? तो अब हनीफा ने उनको बोला कि अगर जमीन खुद फट नहीं सकती और वहां से दरिया नहीं बह सकता है, अगर पेड़ कट के नाव नहीं बना सकता है खुद ब खुद, तो ये दुनिया जो इसमें हजारों और चीजें हैं ऐसी तरह की, वो कैसे खुद ब खुद आ गई फिर? तो इस लेवल की हैमरिंग होती थी अबू हनीफा की तरफ से उनकी। एनीवेज, माय होल पॉइंट इज इट वाज नॉट लाइक कि हम तहजीब के दायरे को छोड़ते थे, नेवर लाइक दैट। कुरान इनफैक्ट एब्सोल्युटली क्लियर करता है कि आपके पास अगर, इनफैक्ट कुरान कहता है जो मायरियड्स ऑफ बिलीफ्स होते हैं ना, मल्टीपल जो बिलीफ्स है, दैट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स विल, वो अल्लाह ने इजाजत दी है, वो सही है या गलत है उसको छोड़ दे, अल्लाह ने इजाजत दी है दुनिया में होने की, और इसमें कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ला इक्राह फिद दीन, कि दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला एक जगह कुरान में कहते हैं कि अगर आपका रब चाहता तो जितने भी इस दुनिया में है ना, वो सब के सब
मोमिनीन होते, यकीन करते, मुसलमान होते, तो क्या तुम लोग जबरदस्ती करोगे लोगों पे ताकि वो जबरदस्ती ईमान ले आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुरान की आयत में आपको सुना रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मल्टीपल बिलीफ्स है इनका होना अल्लाह ने इजाजत दी, और अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें एक दूसरे से जो है ना वो तोलता रहता हूँ, मैं तुम्हें एक दूसरे से आजमाइश करता रहता हूँ, मैं तुम्हें एक दूसरे से आजमाता रहता हूँ ताकि देखो तुम में से बेहतरीन कौन है। जाहिर सी बात है, अगर सब एक जैसे होते तो इम्तिहान किस तरह का? इम्तिहान तो है ही नहीं। इम्तिहान तो यही है कि सामने वाला जब बात करे तो आपके दिल के टुकड़े हो जाए और आप चुप रहो अल्लाह की रजा के लिए, या फिर आप बर्दाश्त करो, या आप हिकमत के हिसाब से उसको बात वापस दो, ना कि अपने हार्मोनल कंपल्शंस में आके, अपने गुस्से में और गजब में आके ये करो। इस पे हजरत अली का वाक्य बहुत बेहतरीन है, एक यहूदी के साथ वो पड़ेगा। सो दिस इज पॉइंट वन। इनफैक्ट जो इस्लामिक थिंकर और स्कॉलर है डॉक्टर जाफर इदरीस उनका नाम है, हमजा जोरिस, उनके बारे में अपनी किताब में भी लिखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अमन के साथ नॉन इस्लामिक बिलीफ्स में नॉन इस्लामिक बिलीफ्स के साथ एग्जिस्ट करना इस्लामिक प्रिंसिपल है। और बहुत सारी कुरानिक वर्सेस कहती है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप टॉलरेट किया करो, आप हिकमत के साथ जवाब दिया करो, आप फिक्र के साथ, जौक के साथ, शौक के साथ डिबेट्स किया करो, लेकिन तहजीब के दायरे में। ठीक है, इम्पोज नहीं करना है कि जबरदस्ती इनको मुसलमान बना तलवार की दम पे कि चलो मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा अगर तुम मुसलमान नहीं हुए। दैट इज नॉट व्हाट इट इज। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है ना इस्लाम की, जो मैंने अभी तक आपको ये बोला, जी जी, उस आयत का नंबर कौन सा है? कौन सी वाली आयत? जो मैंने आपको वॉली बोली कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो सबको मुसलमान कर देते, जी। उसका नंबर है चैप्टर 10 है, वर्स 99 शायद। देख ले, चैप्टर 10 वर्स 99। ठीक है। यस, चैप्टर 10 वर्स 99। एनीवेज, अब मैंने ये बात क्यों की आपके साथ, मैंने क्यों एथीज्म की हिस्ट्री तहरीर मोहम्मद से स्टार्ट की? मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि ये कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। कंटेम्प्रेरी चैलेंज है हमारे पास, जिसकी फाउंडेशंस एम्पेरिसिज्म है, जिसकी फाउंडेशंस सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी, और रैशनैलिटी को ही खुदा मानते, तो ये नई चीज नहीं है। इन सब के आंसर्स हमने जो है ना वो दिए हैं, देते आ रहे और देंगे भी, क्योंकि हम हक पे हैं। अगर आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है किसी ऐसे शख्स के साथ डिबेट करने में, या फिर आपको हिचक महसूस हो रही है किसी ऐसे इंसान के साथ डिबेट करने में जो अल्लाह के मुतराफ अल्लाह के जो है ना वो जिद में है और खुद को एथीस्ट कहते हैं कोई और, इसका मतलब फिर आपने इस्लाम समझा ही नहीं है। फिर कौन सा हक हम फॉलो कर रहे हैं? फिर तो हक को हक कहना बंद कर दे। हमें फिर इस्लाम की समझनी है, हमें कुरान ही समझनी है, हमें अपने नबी समझनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इस पर्सपेक्टिव के थ्रू यू शुड अंडरस्टैंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। हम इमाम अबू हनीफा जैसी शख्सियतों के कंधों पे बैठ रहे अभी, इमाम शाफी जैसे शख्सियतों की, इमाम जाफर सादिक जैसे शख्सियतों के कंधों पे हम अभी, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनने सहारा पहले से दिया, और इस जो ये इंटेलेक्चुअल वेल्थ है इसको फाउंडेशन बनाई हमारी लर्निंग नॉलेज के लिए। अब बस हमें करना क्या है, हमें उस वेल्थ को एक्सेस करना है, उस नॉलेज को जानना है और सीखना है कि उसको आज की लैंग्वेज में किस तरह से हम कंसेप्चुलाइज करें या कॉन्टेम्पोराइज करें। दैट्स वेरी दैट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग। अब बहरहाल मैं वेस्ट की बात आता हूँ। वेस्ट में एथीज्म कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं थी, ना ही इसके पास कोई सब्सटेंशियल फॉलोइंग थी अंटिल 17th-18th सेंचुरी। जितने भी हिस्टोरियंस हैं ना, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि ये एथीज्म किसी तरह से एग्जिस्ट करता था, लेकिन केसेस ऑफ एक्सेप्शन के तौर पे। मैंने को लास्ट टाइम कहा, इस्लाम में जो है ना वो जो वर्ड यूज किया जाता है एथीज्म के लिए, दैट इज इल्हाद। इल्हाद का मतलब है डिविएशन। डिविएशन किससे? नेचुरल पैथ से। अभी मैंने आपको बताया जो ये आर्गुमेंट्स देते, आप खुद सोचो कि कितनी डिविएशन है। इमाम अबू हनीफा की डिबेट आप अभी देख लो उनके साथ, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे जमीन खुद आई, आसमान खुद आया, पानी खुद आया, दरिया खुद आया। जब अबू हनीफा ने वही आर्गुमेंट दूसरी जबान में यूज किया तो बोले ये कैसे हो सकता है? तो इट्स अ टोटल डिविएशन फ्रॉम द नेचुरल पाथ, फ्रॉम नेचुरल लॉजिक एंड अपील। तो जिन लोगों ने भी कोशिश की थी ना कि एथीज्म की फिलोसफर्स को बने इंटेलेक्चुअल थ्योरीज दे, वो बेशतर अक्सर जो है ना वो इट वाज लाइक कि वेस्ट में दैट केम अगेंस्ट द रिलीजन। इट वाज नॉट समथिंग जो स्टैंडर्डाइज था कि एक थॉट अलग से है, उसको आप अलग से प्रूव कर रहे हो, उसको आप आइसोलेशन में इनफैक्ट आप समझ ले इंडिपेंडेंटली प्रूव कर सकते हो, बल्कि वो सारी चीजें जो है ना वो खिलाफ हो रही थी बिकॉज ऑफ व्हाट क्रिश्चियंस डिड देयर। आप अगर देखोगे एथीज्म किस तरह से वेस्ट में ग्रो हुआ है, आपको पता चलेगा कि वो एथीज्म गॉड के खिलाफ नहीं, एथीज्म क्रिश्चियन गॉड, क्रिश्चियन कंसेप्ट, क्रिश्चियन थियोलॉजी के खिलाफ ग्रो हुई थी।
तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो जुल्म, जो मजालिम जो चर्च डारा था वेस्ट में 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 12th 13th सेंचुरी में, उसके खिलाफ जो रिएक्शन आई थी ना वो थी एथीज्म। और जाहिर सी बात है मैं भी अगर उस वक्त पे होता और वेस्ट का हिस्सा होता और उस लेवल के हालात मेरे इर्द गिर्द होते जहां पर पादरी हो या कोई और हो वो हमारे साथ ऐसा सलूक करते थे, तो मैं भी उसके खिलाफ जाता। क्यों ना जाता? मेरे माल पे मेरा हक नहीं, मेरे घर पे मेरा हक नहीं, मेरी बीवी पे मेरा हक नहीं, मेरे जमीन पे मेरा हक नहीं, मुझे इजाजत नहीं इंटेलेक्चुअलिज्म की, मुझे इजाजत नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मुझे इजाजत नहीं आप समझ ले ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। तो मैं क्यों ऐसे फलसफे को मानूं और मैं क्यों ऐसे खुदा को मानूं जो ऐसी बात कह रहा है? तो वेस्ट में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एथीज्म ग्रो हुआ था। इट वाज नॉट अगेंस्ट द इस्लाम और अगेंस्ट ऑल ऑफ द रिलीजन, बल्कि जो रेनेसां है उसकी तो सीड्स ही मुसलमानों ने वहां पर बोए हैं। इब्न रुशद अगर कॉन्टिनेंटल स्पेन में नहीं रहते, मुझे बताइए रेनेसां कैसे आती वेस्ट में? और जिसको ये नहीं पता है वो मेहरबानी करके किताबें खोले और रेनेसां के बारे में पढ़े कि रेनेसां के एलिमेंट्स क्या है। क्रिश्चियन स्कॉलर्स, सॉरी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने खुद, हालांकि मेरे लिए वो कोई आप समझ लीजिए कोई पेडिस्टल नहीं है चीजों को चेक करने के लिए, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, वो खुद मानते हैं कि अगर इस्लाम ग्रोथ पे नहीं होता, अगर इस्लाम का आर्किटेक्चर, इस्लाम का लॉजिक, इस्लाम का मंतक, इस्लाम की डेवलपमेंट्स हमारी बेसिस नहीं होती और इस्लाम ने अगर ग्रीक कल्चर को भी प्रिजर्व नहीं किया तो हम तो कभी किताबें नहीं खोलते। जिस एज में इस्लाम उरूज पे जा रहा था और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था, जिसको गोल्डन एज कहते, हम हमारे यहाँ तो उसको डार्क एज कहते, क्योंकि हम पेड़ों के नीचे नंगे होके नाचते रहते थे उस वक्त। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो पहली बार टर्म एथीज्म यूज किया ना वो एक ग्रीक स्कॉलर ने, जो ग्रीस का है, जिसका नाम है जॉन चैके। जॉन चैके ने पहली बार अपनी एक ट्रांसलेशन की। इनफैक्ट एक किताब है जिसका नाम है प्लूटार्च, नहीं एक ऑथर है जिसका नाम है प्लूटार्च। प्लूटार्च की ट्रांसलेशन उसने की इनटू इंग्लिश, और उस इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम उसने रखा ऑन सुपरस्टिशंस, यानी मिथ्स पे, सुपरस्टिशंस पे वो किताब थी, उसकी ट्रांसलेशन हुई, उसमें पहली बार ये टर्म यूज हुई एथीज्म। फ्रांस में 1600s में एथीज्म ने पॉलिटिकल राइटिंग्स इंस्पायर की, सोशो पॉलिटिकल मेजर्स इस्तेमाल किए, और एथीज्म को थ्रेट माना जाता था फिर एज अर्ली एज 1700 सेंचुरी इन ब्रिटेन। इस्लाम में नहीं थ्रेट माना जाता है, आज भी नहीं माना जाता है, क्योंकि हम हक पे भाई जो हक पे उसको क्यों थ्रेट लगे? वो तो आपको जवाब देगा, वो तो कोशिश करेगा आपको समझाने की, आपको भी जिताने की और आपको अल्लाह की ताबीर करने की। वो क्यों कोशिश करेगा? वो क्यों डरेगा भाई आपसे? उसको पता है इल्हाद है, डिविएशन है फ्रॉम द नेचुरल डिस्कोर्सेस। सो ब्रिटेन में थ्रेट माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए जरा, बेसिक सा जो फंडामेंटल है क्रिश्चियनिटी का, गॉड, यू नो फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इन तीनों का जो उन्होंने मिक्सचर बना के रखा है ना, वो किसी भी शख्स के दिमाग की दर्जा उड़ा सकते हैं कि ये कहाँ, किस लॉजिक, किस अपील पे ठहर रहा है ये वाला पेडेस्टल जो आपने क्रिएट किया। तो जाहिर सी बात है वो डरते, और वो क्रिश्चियनिटी को यूज करते थे अपने मफाद के लिए, जिस तरह से कुरैश यूज करते थे काबा को अपने मफाद के लिए, जिसकी वजह से फिर सूरह कुरैश उन पे नाजिल हुई। लीला कुरैश, क्या अल्लाह के घर से तुमने कमाया नहीं है? अल्लाह की घर की वजह से तुम्हें इज्जत नहीं मिली है? और वो उस डर से कि अगर इस्लाम आ गया तो वो हुकूमत जो हमसे छिन जाएगी, वो जो इक्तदार हमसे छिन जाएगा, उसके उसके डर की वजह से वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे। अदरवाइज उससे पहले तो नहीं थे ना, उससे पहले तो वो तारीफें करते थे अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सादिक और अमीन नहीं बोलते थे। तो अल्लाह के नबी की जात की तो बात नहीं थी जिसकी वजह से वो खिलाफ हो गए थे, वो इस्लाम की बात थी जिसकी वजह से वो खिलाफ हो गए थे। जात पे तो फख्र करते थे, बल्कि जब इस्लाम आया उसके बाद भी तारीफें की उनने अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हिराक्लियस और जो अबू सुफियान है उसके आर्गुमेंट्स को आप देखिए कोर्ट में, तो उसने नहीं की अल्लाह के नबी की तारीफ। अबू जहल को जब एक शख्स ने पूछा कि ऐ अबू जहल, क्या मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसने बोला नहीं, बर्बाद हो जाओ, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बोला फिर जो ये दीन लेके आए उसको क्यों नहीं कबूल करते हो, ये कैसे झूठा हो गया? तो अबू जहल ने बोला कि अगर काबा की गवर्नरशिप भी हाशिम, यानी आप समझिए कुसै के पास, और पिलग्रिम्स को खाना और पानी पिलाना भी कुसै के पास, और अब नबूवत भी कुसै के पास, हमारे पास बचेगा क्या? हम तो खाली हो गए। तो उनको डर था इन चीजों के छिन जाने की वजह से। ला इलाहा इल्लल्लाह इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इस बात को कोई इस बात में कोई दो राय नहीं रखेगा। तो एनीवेज मैं अब आगे आता हूँ। अब आगे जाके 1700s में एथीज्म को एक थ्रेट माना जाता है इस तरह से ब्रिटेन में, कि एक बहुत बड़ा प्ले राइट है, एसेइस्ट है, जिसका नाम है जोसेफ एडिसन। उसने एक किताब ही लिख दी इनके खिलाफ, और ऐसे ऐसे जुमले यूज किए ना,
एथीज के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते हो। किताब का नाम है द एविडेंस ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, जिसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन एथीज्म के खिलाफ उसने लिखा था। उसने कहा कि बहुत रिडिक्यूलस और परवर्स काइंड की आइडियोलॉजी है इन ज़ेलॉट्स की, इन बदबख्तों की, या आप समझ लो कोई गाली दी उनने यहाँ पर, कि इंसान को समझ नहीं आता कि इनको असली रंग में कैसे लाए। अब असली रंग क्या मतलब, वो कह रहे थे ये गेमस्टर्स होते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, और दे प्ले फॉर नथिंग, बस अपने मजे के लिए, अपने शहवात के लिए गेम्स प्ले करते हैं, ये टीज करते हैं। फिर जब इंसान इनकी तरफ आता है तो फिर ये इस तरह से बार्गेन करते हैं, मतलब ये इस तरह से इसको दिखाते हैं कि जैसे वो इंसान आते ही गलत हो गया। और जब इंसान इनके साथ बार्गेन करने की कोशिश करता है तो ना उस इंसान को ही फायदा होता है ना इनको ही फायदा होता है, लेकिन तब भी ये इस इस गेम में चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और जोसेफ एडिसन उस वक्त पे कहता था कि इनके आर्गुमेंट्स दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, दे आर फुल ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। छोटा सा कोई आर्टिकल पकड़ेंगे फेथ का, होलिस्टिक अप्रोच को छोड़ देंगे जो मैंने अभी आपको बोला एम्पिरिसिस्ट, और उस छोटे से आर्गुमेंट से दिखाएंगे हाँ आप सारे के सारे जो है वो गलत हो। और ये इनको नॉन सेंसिकल कहता था, बिगोटरी इनके काम को कहता था ये। तो एनीवेज, हालांकि ये एक बाइस्ड अप्रोच है, लेकिन ये दिखाता है आपको कि उस वक्त किस तरह के मामला ब्रिटिश में चल रहे थे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, कुछ उसके बाद ना अलग अलग दुनिया में ये जो छोटे छोटे क्लस्टर्स है ये फैलने लगे। अब जाहिर सी बात है क्यों ना फैलते। मुझे एक बात बताए, जो हुक्मरानी उस वक्त थी वो ब्रिटिशर्स की थी, जो पब्लिकेशन उस वक्त की थी वो ब्रिटिशर्स की थी, कॉलोनियलिस्ट की थी, इंपीरियलिस्ट की थी, प्रेस पेपर सब कुछ उनके हाथ में था। तो जाहिर सी बात है दे हैड मोर ऑप्शन टू, in fact more freedom to publish things and put narrative across, और वो भी सिर्फ in terms of intellectual academic मामलात नहीं बल्कि in terms of socio political मामलात भी। तो see that's one thing। अब जब आगे आगे जाके ये बनता है ना तो बहुत सारे philosophers और thinkers आए जिनने एथीज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इनफैक्ट 1689 में एक पॉलिश थिंकर है जिसका नाम है काज़िमीर्स लिज़िसेंकी, वो डिनाई करता है गॉड की एग्जिस्टेंस को। उसने किताब ही लिख दी, उसने किताब ही एक लिखी। इसके बाद मैथियस न्यूटन आते हैं जिसकी लार्ज फॉलोइंग थी अक्रॉस यूरोप, उसने लिखी किताबें किसके बरक्स, किसके सपोर्ट में, एथीज्म के खिलाफ में। और 1700s में फिर डेविड ह्यूम आता है, वॉल्टेयर आते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं अपने आर्गुमेंट्स को, आइडियाज को, ताकि नेसेसरी इंटेलेक्चुअल सीड्स एथीज्म की वो सो सके। वॉल्टेयर डिजाइन में तो मानता है, सॉरी वॉल्टेयर डीज्म में मानता है, बाय द वे आपको पता होना चाहिए। वॉल्टेयर प्राइम मूवर में भी मानता था। बहरहाल मुझे पहले ये बता दे आप मुझसे कि डीज्म का मतलब क्या होता है, DEISM, डीज्म। एनीवन, व्हाट इज डीज्म? सुना है किसी ने डीज्म या प्राइम मूवर? वो क्रिएटर पे यकीन करते हैं बट देन दे बिलीव कि एक बार क्रिएट किया, then the creator doesn't interfere in the working of that creation. आप मान ले कि एक गड़ी है जिसको मैंने एक बार बना दिया, अब बार बार उस गड़ी साहस को गड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो छोड़ देता है गड़ी को, बस लगा दी सेल और छोड़ दिया। तो इसी तरह के मानते थे प्राइम मूवर्स कि एक बार मैंने गड़ी शुरुआत की फिर गड़ी खुद चलती जाएगी, इसमें फिर उसका कोई काम नहीं है। तो वॉल्टेयर जो ना इस चीज में मानता है, इनफैक्ट न्यूटन भी इस चीज को मानता था, बट न्यूटन कहता था कि सुपरनैचुरल चीज है, वॉल्टेयर भी कहता था। और यही जो है ना ये दीन अकबरी, आपने सुना है कभी? अकबर के वक्त जो उसने दीन पॉपुलराइज किया। हाँ, वो उसने सब में से कुछ बेस्ट पार्ट सबके लिए और एक दीन इलाही क्रिएट किया था, सिंगल दीन। जी बिल्कुल, और वो प्रॉफिटहुड में नहीं मानता था, पता है ना आपको। हम्म तो यही ये लोग दीस भी यही होते हैं जो प्रॉफिटहुड में, किताब में, नबूवत में, रेवलेशन में, ये सारी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। और फिर डेविड ह्यूम ने तो इतना मटेरियल लिखा ऑन द इशू ऑफ गॉड एंड रिलीजन, उसने ये तक कहा कि आइडिया ऑफ गॉड जो है ना वो इनकम्प्रहेंसिबल है। अब ये मुझे बताइए आप, ये कौन सा आइडिया ऑफ गॉड के खिलाफ वो बोल रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। अब जी बताएं मुझे, ये कौन सा आइडिया ऑफ गॉड है जिसके खिलाफ बोला जा रहा था? मैम आपकी माइक शायद कुछ इशू कर रही है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी, क्रिश्चियन गॉड, एग्जैक्टली। अब आपको समझ आ रहा है हम लोग कितने बेवकूफ होते हैं जो 24 घंटे हम
प्रूव करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को कि खुदा एग्जिस्ट करता है, जिनके दिमाग में जिस खुदा के खिलाफ है वो क्रिश्चियन गॉड है, या जो डेफिनेशंस है गॉड की वो क्रिश्चियनिटी से आई है। आप सोचे जरा ये किस लेवल की बेवकूफी है कि जब तक हम उनको फंडामेंटल्स पे ना लेके आए, हम 24 घंटे एक क्रिश्चियन को, एक यहूदी को, एक सॉरी एक एथीस्ट को जो वेस्ट में है या इनफैक्ट ईस्ट में भी होता है, जो एथीज्म को फॉलो कर रहा है, उस डेफिनेशन ऑफ गॉड को सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी गलत डेफिनेशन ऑफ गॉड है उनके दिमाग में। उसके साथ एग्री करेंगे आपकी जी बिल्कुल, जो ये वाली डेफिनेशन ऑफ गॉड है ये तो हम भी उस पर स्टैंड नहीं हो सकते, हम भी मानने के लिए तैयार नहीं है ऐसा गॉड कि जो इस तरह के लॉजिक्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स रखता है अपनी ही डॉक्ट्रिन में, जो कि बाइबल में हुआ है। तो उसको बताना पड़ेगा। अब मैं उस गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गॉड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मेरी किताब में लिखा गया, इसके खिलाफ आर्गुमेंट लाए, दिखा के आर्गुमेंट दिखा के लाए ना सही। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट ह्यूम ने भी जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया ना, दैट वाज मीजोथीज्म। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। ह्यूम ने पता है क्या कहा? ह्यूम ने कहा कि अगर दुनिया में I'm really sorry. ह्यूम ने कहा अगर दुनिया में शर है, सफरिंग है, तो गॉड के कंसेप्ट को प्रूव करना इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है, इसीलिए गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब हिज आर्गुमेंट वाज नॉट denying the existence of God, it was questioning the degree of evil and our inability to justify it from a humanistic perspective. Mesothism again, जो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इनको पता भी नहीं होता, ये एथीस्ट नहीं होते, ये मीजोथीस्ट है। एक सिफत पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं, या इनको एक सिफत समझ नहीं आती, ये बोलते अच्छा ये तो फिर एग्जिस्ट नहीं करते। ये किस लेवल की बेवकूफी है? आप मान ले, मैंने लास्ट टाइम बोला मैं किसी रहमान रहीम करीम खुदा में मानता हूँ, आपने मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दिखाई जो कि रहमान रहीम करीम खुदा की सिफत नहीं है। अब आप इस पे बोलोगे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, ये किस लेवल की बेवकूफी है? रात दिन जो आपने आर्गुमेंट दिया है वो ये दिया है कि वो रहमान नहीं है, रहीम नहीं है, करीम नहीं है, बल्कि वो इस तरह का है। तो जात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि जात एग्जिस्ट नहीं करती है। खासकर ह्यूम ने जिस चीज पे अटैक किया था ना, दैट वाज मिरेकल्स। ये याद रखिएगा, ह्यूम इसलिए पॉपुलराइज हुआ था अपने वक्त पे बिकॉज ही अटैक्ड ऑन द रिलीजियस आइडिया ऑफ मिरेकल्स, और उसकी वजह से उसने बहुत इन्फ्लुएंस गेन किया, और सही किया तो उसने, याद रखिएगा। क्रिश्चियनिटी के जो मिरेकल्स है ना, अल्लाह ही बचाए वैसे मिरेकल्स से। हमारे यहाँ, मैं आपको पता है, आई एम अ फॉलोअर, मतलब फॉलोअर तो नहीं कहूँगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वो लेवल नहीं अभी हमारी, बट आई एम अ बिलीवर इन तसव्वुफ, बिकॉज साहबा से प्रूवन है। आला इब्न अल हदरमी की एग्जांपल आप पढ़े, अबू मुस्लिम अल खौलानी की एग्जांपल आप पढ़े, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी जहां पर करामात हुई है। इनफैक्ट सूरह बरूज की जो तफसीर है सही मुस्लिम में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान की है, वहां पर भी वो लड़का ना वो प्रॉफिट था, ना कोई कोई मैसेंजर था, लेकिन उस पर ऐसी भी करामात हुई है ना कि बात ही नहीं है। तो ये तो प्रूवन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ तसव्वुफ प्रैक्टिस किया जाता है ना, जिस लेवल की आजकल की एग्जांपल्स हमें मिलती है कि फूंक मारूंगा तो चिड़िया बन जाओगी, फूंक मारूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वैसे मिरेकल्स तो मैं भी खिलाफ हूँ। ये कहाँ से आ गई? कौन सी ताकत है तुमने लाई है? ऐसी ताकत तुम्हारे पास है, फलस्तीन को आजाद करके दिखाओ। भाई इतनी ताकत अगर तुम्हारे पास है कि फूंक मार के किसी को चिड़िया बना सकते हैं, नेतन्याहू को बना के दिखाओ ना। मैं तो खुश हो जाऊंगा, मैं तो आपके पैरों पे आ जाऊंगा, पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। तो ये चीजें तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ होना ही होना है, हम भी होंगे इन ऐसी चीजों के खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिरेकल्स है वो होते नहीं है, या उनमें बिलीव जो है ना वो इरेशनल है, या उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये इसकी वजह से फेमस हो गया था ह्यूम। और फिर 19th सेंचुरी में आते आते एक बहुत बड़ी फिगर आई जिसने एथीज्म को सोशल मूवमेंट बना दिया, यानी इनफैक्ट सोशल मूवमेंट बहुत छोटी सी बात है, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की कोशिश की, जिसका नाम था चार्ल्स ब्रैडलॉ। चार्ल्स ब्रैडलॉ एक मेंबर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। उसने जंगें लड़ी है पार्लियामेंट में एथीज्म को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एथीज्म को, मतलब एथीज्म और सेकुलरिज्म है ना, ये वाला कंसेप्ट, मतलब एथीज्म को इन द फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म लाने की कोशिश की थी। और उसने बहुत बार किताबें लिखी, डिबेट्स किए, पार्लियामेंट में स्पीच दी, एसेज लिखे जैसे ह्यूमैनिटीज गेन फ्रॉम अनबिलीफ, अ प्ली फॉर एथीज्म, डाउट्स एंड डायलॉग, ताकि डिफेंड कर सके स्केप्टिसिज्म को, एथीज्म को, और जो प्रेजुडिस है प्रीवेलेंट उनको निकाल सके दुनिया में। और ब्रैडलॉक तो हालांकि कन्विंस नहीं कर पाया ब्रिटिश सोसाइटी को, पार्लियामेंट को एथीज्म एक्सेप्ट करने के लिए, बट नॉनदलेस उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसने एक खेती जरखेज कर दी
एक खेत जो है ना उसने जोत लिया और फिर बस उसमें जो है ना वो अब पेड़ पौधे लगाने की जरूरत थी। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1920s में क्या हो गया, लॉजिकल पॉजिटिविज्म आ गया। लॉजिकल पॉजिटिविज्म किसको कहते हैं ये मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, मुझे कोई बताए आप में से, व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म? कोई भी मुझे बोले व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अनस, इब्राहिम, अनम, आप सब लोग इस बैच का हिस्सा हो और लॉजिकल पॉजिटिविज्म को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई वांट अम, आंसर्स। मुझे इसका वैसे तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग एथियस्ट हो रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमें आंखों से दिखा दो, हम देख कर बिलीव करेंगे। जो चीज हमारे सामने है ना, हम उस पर बिलीव करेंगे। जो चीज हमें विजुअली नजर नहीं आती, हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। इसी आई को डोंट नो कहते हैं वेदर। लॉजिकल पॉजिटिविज्म। जी। लॉजिकल पॉजिटिविज्म होता है कि मैं तब तक किसी चीज पे बिलीफ नहीं करूंगा, सॉरी बिलीफ एस्टैब्लिश नहीं करूंगा या यकीन नहीं करूंगा जब तक कि वो चीज वो लॉजिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू प्रूव ना हो। एम्पिरिसिस्ट जो है ना ये लोग करते हैं, एम्पिरिसिज्म ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये तो एक घिसा पिटा बिलीफ है। ये तो खुद ब खुद साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव किया है। और कब डिस्प्रूव किया? जब स्प्लिटिंग ऑफ एटम हो गई लेट 19 मिड सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी के बाद। कैसे, जरा आप सोचें। जब एटम स्प्लिट हो गया तो तब तक ये माना जाता था कि मैटर वो चीज है जो एग्जिस्ट करती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंसेस से, देख सकते हैं, सॉलिड सी कोई चीज है, एग्जिस्ट नहीं करती है। कि चीज तो सिर्फ वही एग्जिस्टेंस में है, वही चीज मानी जाएगी कि है जो मैटर, एक मैटर फॉर्म में है, जो कोई मादी जात हो। लेकिन जब एटम को स्प्लिट किया गया तो क्या पाया गया? वेव्स को पाया गया। वेव्स तो मैटर की फॉर्म में है ही नहीं, फिर आपने कैसे मान लिया कि वेव्स एग्जिस्ट करती है सर? तो उनको तो वेव्स कहते हैं इस वजह से क्योंकि वो मैटर फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने वेव्स को भी मैटर कह दिया, राइट? तो साइंटिस्ट ने खुद कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज मैटर फॉर्म में सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है, मैटर के बियॉन्ड भी वर्ल्ड है। जब स्प्लिट हो गया था एटम, पता चल गया था देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड मैटर, there's a world beyond all these fundamentals in the form of waves. Anyways, so ये इसमें बड़ी डिटेल में आऊंगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं जितनी भी चीजें मैंने कही है ना, एक एक करके एक एक चैप्टर उसमें बांधने वाला हूँ। अल्लाह ताला गैर मादी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वो कोई मादा नहीं। अगर मादा है ना, इसका मतलब है वो क्रिएटेड है। अगर मैटर है ना अल्लाह ताला, फिर वो क्रिएटेड है। ये आर्ग्यूमेंट्स मैं अपने नहीं दे रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट्स स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स ने दिए और प्रूव भी करके देखा है, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो गैर मादा मादे को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है? आपको ये आर्गुमेंट होना चाहिए कि सर अगर अल्लाह मैटर नहीं है तो मैटर कैसे बनाया उनने? या अगर मैटर है अल्लाह तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको फिर कन्फाइन कर सकता हूँ, उसकी तो फिर लिमिटेशंस होगी अगर मैटर फॉर्म में। लेकिन अल्लाह ने तो खुद कहा है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, कि जो कुछ भी तुम इमेजिन करोगे वो मैं नहीं। अल्लाह ने कहा है कि मेरे हाथ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह के हाथ है, उंगलियां है। लेकिन अल्लाह ने फिर जवाब में भी उसकी कहा है कि जो कुछ तुम इमेजिन कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। यानी वो हाथ है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये वो उंगलियां जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये वो एग्जिस्टेंस है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। तुम निशानियां देख देख के समझ जाओगे, जान जाओगे, आपके दिल में वो अंदर मैंने डिस्पोजिशन रखी है जो तुम्हें बताएगी हाँ ये सच है। यकीन बैठ जाएगा आपको निशानियों के थ्रू, अकल के थ्रू। तो इस पे आऊंगा मैं इंशाल्लाह आगे जाके। बट नॉनदलेस मैंने आपको बोला 1950s 1960s के बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है ना उसकी धज्जियां उड़ गई। पोस्ट आइंस्टीनियन ईरा भी इसको हम कहते हैं यूजुअली। तो एक की रीजन ये भी था उसका कि ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ना ये खुद सेल्फ डिफीटिंग है। क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट या फिर हम जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं? वो बिलीव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए उसकी फिजिकल एक्सपीरियंस, उसका फिजिकली एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, उसका मैटर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस क्राइटेरियन को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कौन सा जवाब है? आपने एक क्राइटेरिया तो रख दिया, आपने एक क्राइटेरियन एस्टैब्लिश कर दिया, बहुत अच्छी बात है सर।
लेकिन जिस क्राइटेरियन के बेस पे आप किसी चीज को जस्टिफाई कर दो, उस क्राइटेरियन को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी आपके पास चीज है, तो ये तो इन्फिनिट लूप बन गया। बात समझ आ रही है आपको? टेक्निकल पॉइंट है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, नो? गापे सर आप ये रिपीट करें एक बार। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो लोग कहते थे किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई होने के लिए, मानने के लिए उसकी फिजिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। वो मैटर फॉर्म में होना चाहिए, फिजिकली वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो चीज फिजिकली वेरीफाई हो सकती है, फिजिकली एक्सपीरियंस हो सकती है, उसी चीज को हम सही मानेंगे। लेकिन ये जो क्राइटेरियन सेट किया है ना, इसको खुद वेरीफाई करने के लिए कौन सी चीज है आपके पास? मैं क्यों ये मानूं कि सिर्फ वो चीजें ही मैं मानूंगा जो फिजिकली एस्टैब्लिश्ड है? इसको ये कहां से आ गई? किसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया? मैं सही। आपका क्यों ये स्टैंडर्ड मानूं? आपके पास क्या प्रूफ है कि यही आपका स्टैंडर्ड सही है और कोई स्टैंडर्ड सही नहीं है? जी 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 क्लियर हो गया। तो इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट, मीनिंगलेस आर्गुमेंट। एक सवाल करूं मैं यहाँ पे? जी जी, पूछे। जी, लेकिन जब आप उनको ये लॉजिकल रीजनिंग देते हैं तो वो कहते हैं कि हर चीज जो कि नेचर को वो मानते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हर चीज जो भी है, मैटर है, जो कुछ भी है, वो कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स नेचर। तो हम नेचर को तो मान रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है, ये प्लांट है, ये डेड होगा। हम कहते हैं ना कि इसको जिंदगी कौन देता है दोबारा? ये डेड हो गया, इसको सीड के अंदर कौन जिंदगी देता है, फिर मर जाता है दरख्त पे, कौन करता है? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज नेचुरल फिनोमेना। हमें इस तरह प्रूफ दें जो हमें नेचर दे रही है, वो ठीक है। लेकिन कहाँ है वो जो गॉड आप कहते हैं, जो अल्लाह आप कहते हैं, वो किस तरह आप उसको प्रूफ कर सकते हैं? मैं मेरा तो उस आपने पिछली क्लास दी, पिछली क्लास में थे आप? नहीं, मैं नहीं थी आप उसमें। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है आपको, ठीक है? अच्छा, मैं देखूंगी ओके। एंड इंशाल्लाह सेकंड ताला। थिंग, इसका मैं छोटा सा मुख्तसर जवाब दूं, पीछे मैंने डिस्कस किया है, अभी मुख्तसर एक और जवाब दूं। उनको बोले ना कि अगर वो कहते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है मटेरियल फॉर्म में, आप उसको मानते हो, तो वेव्स को कैसे मान लेते हो? वेव्स तो एग्जिस्ट नहीं करती है मैटर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। ये आर्गुमेंट तो स्प्लिटिंग ऑफ एटम के बाद खुद साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया है कि वो चीजें भी एग्जिस्ट करती है जो इन्फरेंशियल आर्गुमेंट्स के थ्रू प्रूव कर सकते हो। इन्फरेंशियल आर्गुमेंट्स, इनडायरेक्ट आर्गुमेंट्स भी सही मानते हैं साइंटिस्ट अब, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ एटम के बाद हमें वेव मिली। वेव पूरी मैटर फॉर्म में थी नहीं, क्वांटम तो इट्स फिजिक्स, बियॉन्ड मैटर। पूरी क्वांटम फिजिक्स फॉर दैट मैटर। जी एग्जैक्टली। मैम मेरी वो बात समझ आ मैटर। रही है? जी जी जी, तो मैं उनको मैं बोले इसको आपके डिफीट। सुनूंगी और इंशाल्लाह दूसरी बात, ताला। अगर वो कहते हैं ना नेचर, मैंने पिछले सेशन में बड़ी डिटेल में इसको कहा है, उससे पहले वाले सेशन में भी बड़ी डिटेल में कहा है कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि नेचर से बहुत सारी चीजें हम पता चलती कि नेचर की मैकेनिक्स क्या है। मैं आपके हम्म पास एक मशीन रखूं, आप उस मशीन के पुर्जे निकालो और देखो ये मशीन कैसे वर्क करती है, तो आपको पता चल जाएगी, जाहिर सी बात है, मशीन कैसे वर्क करती है। लेकिन इससे ये जी। तो नहीं प्रूव हुआ ना कि मशीन खुद आई है। हम्म नहीं, मैं बात समझ आ बिल्कुल रही आपको सुनूंगी मैं वो दोबारा भी, क्योंकि मेरी यहाँ पे हैं कोलीग मेरी, एक दो, उनसे काफी आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन कम्युनिकेशन इस बेस बहुत हुई है। वो नहीं मानने को तैयार होते किसी तरह मुझे एक से बात भी। बताइए मैम, आप फोन यूज करते हो? यस, नो? जी ठीक है। बिल्कुल। आपने फोन के पार्ट्स खोले, आपको पता चल गया फोन कैसे वर्क करता है। और आपको पता है कि जिस शख्स ने ये फोन बनाया वो अभी आपके साथ नहीं है इस फोन को चलाने के लिए, राइट? हम्म। हाँ, तो मुझे एक बात बताए, फोन के खोलने से, फोन के पुर्जे देखने से, इसकी तारे वारे सब कुछ देखने से, अगर आपको पता चल जाता है फोन कैसे चल रहा है, क्या इससे ये प्रूव हो जाता है कि फोन खुद आया है? नहीं, डेफिनेटली नहीं, देयर इज इसको कोई बनाने वाला नहीं है। इन्वेंटर। ये भी तो जी सेल्फ, बिल्कुल। ये तो सेल्फ ऑटोमेटिंग है ना। हम्म इसको तो किसी की जरूरत नहीं है, ये भी तो खुद को खुद एक्सप्लेन करता है। जी जी, बिल्कुल। तो फिर कायनात भी आपको ये आर्गुमेंट देते हो, तो वहां पर क्यों नहीं ये आर्गुमेंट गापे मानते सर हो? यहाँ पर एक और नेचर इटसेल्फ आर्ग्यूमेंट, नीड्स एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एक और जी। आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये भी घड़ी ये इसका एग्जांपल दे दिया फोन का, कहीं एक अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ये फोन जो है ना हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए था। फिर कहीं एक हम्म। जगह पे एक पुर्जा हो गया खराब तो पूरा बैठ जाता है। राइट, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के बारे में है कि वो जैसे बाजी ने ये बताया कि वो बोलते हैं कि ओके सीड जो है वो नेचुरल स्टेट की वजह से आ रहा है, नेचर की वजह से आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ डीएनए, देयर इज अ कोडिंग हम्म इनबिल्ट इन इट। बट कहीं एक जगह कुछ खराबी हो गई, द इंटायर कोड गेट्स डिफंक्ट। in that case what is the argumentation for that? नहीं, असल में जो सीड का मसला है ना, वहां पर भी ये बहुत फजूल सा आर्गुमेंट है। सीड ग्रो ही नहीं कर सकता है जब तक कि बारिश ना आए। आपको बात समझ आ रही है? बारिश आ ही नहीं सकती है बिल्कुल। जब तक कि उस लेवल के मामला हो जिस लेवल की हो रही है, फोटोसिंथेसिस विंड ना हो बेल्ट्स उस उसमें, लेवल हाँ से चले। बिल्कुल।
और जी विंड बेल्ट आ ही बिल्कुल। नहीं सकते जब तक कि पहले विंड बेल्ट जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं उस प्रेशर जोन्स की वजह से वो प्रेशर जोन्स क्रिएट ना हो अगले साल। यू गेटिंग द बिल्कुल। पॉइंट? या तो बहुत जी सारे एक फैक्टर के पीछे हजारों और फैक्टर्स है, उन हजारों फैक्टर्स का एक साथ जमा होना एक जगह पे फिर एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाना, तब जाकर कोई चीज ग्रो होती है। एक भी फैक्टर इधर उधर हिल गया ना वो चीज ग्रो ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो अच्छा, जो आप मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात पे होती है आबिद कि जैसे अब आप बता रहे हो मेरा एक ईमान है तो बड़ा एक अंदर तक चली जाती है बात और अंडरस्टैंडेबल होती है। मैंने मुसलमान लोगों को देखा है यहाँ पर जो एथियस्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से, और वो मानने को तैयार नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम जिसको अल्लाह कह रही हो ना, ठीक है, वो तुम अल्लाह कह रही हो, लेकिन दैट इज समथिंग सुपर नेचुरल, कोई पावर है, सुपर है, पर उसकी क्या गारंटी है कि वो अल्लाह है? तुम्हें क्या? और फिर उसका कोई इंतहाई बेतुका एक लॉजिकल देते रीजनिंग देते हैं कि कैसा अल्लाह है जो उस खुद को ना मानने पे जहन्नुम में डाल देगा, हमें जला देगा। मैं वही कहता हूँ, मैं एथिज्म नहीं होता, इसलिए मैंने आपको कहा आप पिछली क्लास देखिएगा, मैंने एथिज्म के टाइप्स कहे। ये जो आप कह रहे हो इनको मीजोथीस कहते हैं, इनको खुद पता नहीं होता है। अच्छा ठीक, मैं एथिज्म की जरूर 3 टाइप्स सुनूंगी। मैंने जी कही है, वो पिछली क्लास में आप सुनेगा, ठीक है? अदरवाइज आई हैव जी टू ओपन दैट जजाकल्ला। डिस्कशन अगेन। जी जी जजाकल्ला जजाकल्ला। यस। बहरहाल ये मीजोथीस्ट है, हम दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग मीजोथीस्ट है। मैंने लास्ट में भी कहा एथीस्ट बहुत चंद लोग हैं जो एकेडमिक लेवल पे एथीस्ट होते हैं, बाकी सब मीजोथीस्ट है या फिर बाकी फैशन के लिए कर रहे होते हैं, जिनके पास खुद का भी कोई आर्गुमेंट नहीं होता। एनीवेज, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था 1960 तक। तो जब लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फेल हो गया ना, तब तक एथिज्म पीक पे जा रहा था वेस्ट में। लेकिन उसके बाद खुद टाइम मैगजीन, वेस्ट की टाइम मैगजीन, टॉप लेवल की मैगजीन लिखती है कि एक ऐसी छुपी हुई रेवोल्यूशन आ रही है जो हमने आज से 2-3 डेकेड्स पहले सोची भी नहीं थी, कि गॉड इज मेकिंग अ कम बैक। ये शायद उस मैगजीन का जो आर्टिकल था ना, उसका शायद टाइटल भी था कि गॉड इज मेकिंग अ कम बैक। ये टाइम मैगजीन कह रही थी कि लॉजिकल पॉजिटिव्स के फेल होने के बाद खुदा कम बैक कर रहा है। किन में? मुल्लाओं में? ना 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 ना। पादरियों में? ना ना ना, वहां पर भी नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल एकेडमिक फिलोसफर्स में, जो कि बैनिश करते थे गॉड के कंसेप्ट को। और इसका एक रीजन था जो उस वक्त की साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। एक मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल टू एड्रेस, जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जब बायोलॉजी की, आप समझ ले, एक किस्म की आप एक पुश मिल गया बायोलॉजी की साइंस को, बिग बैंग जैसी थ्योरीज आ गई, तो जो अंडरस्टैंडिंग थी कॉस्मिक यूनिवर्स की वो चेंज हो गई। कन्वेंशनल थिंकिंग ये होती थी तब तक कि यूनिवर्स स्टैटिक है, इटर्नल है, इसको किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बिग बैंग थ्योरी आई तो पता चला ये तो पहले एक लोथड़ा था, एक किस्म का, एक सिंगल मैस था, और फिर जाकर इसके टुकड़े हो गए। ये तो यूनिवर्स तो स्टैटिक नहीं है, तो ये टुकड़े क्यों हो गए? और वो सिंगल मैस कहाँ से आया? वो खुद ब खुद तो नहीं आ सकता ना भाई, जाहिर सी बात है। मुझे एक बात बताए, मेरे साथ कोई माइक में आए, माइक पे आए मेरे साथ जल्दी से, मेरे साथ कोई माइक पे आए, कोई भी। जी सर। ओके अनस, मुझे एक बात बताए, आपका रूम है, ठीक है? आप कल रात जी को रूम में गए, आपने वहां पर कोई चीज रखी, समझ ले आपने कोई बॉल रखी वहां पर, फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी रखी वहां पर। ठीक है। अगले दिन आप आगे, उसके टुकड़े हो गए, आप मान जाओगे वो खुद टुकड़े हो गए? नहीं। कोई ना कोई रीजन होगा ना, हाँ राइट? जी। सही है ना? अब ये तो बहुत आसान सा था, इसका मतलब ये कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं थी। लेकिन इससे भी बड़ा आर्ग्यूमेंट है। आप कल रूम में गए, वहां पर बॉल थी नहीं, अगले दिन आप रूम में गए, बॉल अचानक से आ गई। डज दिस मीन कि बॉल खुद ब खुद वजूद में आई है? नहीं, किसी ने उसको रखा ही होगा। बात समझ आ रही है? तो जी गैर मादा जो है ना, गैर मादा मतलब आप समझ ले आउट ऑफ इटसेल्फ तो कुछ चीज नहीं आ सकती। ये बात आपको समझ आ रही है इस बेसिक से एग्जांपल के थ्रू? अब मैं कल, आप समझ ले, अपने यस। घर में गया, घर में कोई गाड़ी नहीं थी मेरी, समझ लो मैं, मेरे पास साइकिल है, गाड़ी है नहीं। अचानक से अगले दिन मैं आता हूँ, कोई गाड़ी आ गई, मैं ये कहना स्टार्ट कर दूं ये गाड़ी खुद आई है?
नहीं। या मैं एक दिन एक जगह पे जाऊं, वहां पर कोई भी बस्ती नहीं थी, कोई भी मकान नहीं है, अचानक से मैं कल जब जाता हूँ या 10 दिन बाद में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ एक समझ ले पत्थरों वत्थरों का जखीरा वहां पर बना पड़ा है, या बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं ये कह दूं उससे कि ये खुद ब खुद आया है, ये कैसा लॉजिक है कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर चीजें आ रही है। तो बिग बैंग की जो शुरुआत है उस पर मुझे कोई मसला नहीं, आप करें उस पर कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, लेकिन बिग बैंग का जो वो मटेरियल है जिसपे बिग बैंग हुआ वो कहां से आया? वो खुद ब खुद तो नहीं आ सकता ना, मादा दूसरे मादे को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना, मैटर दूसरे मैटर को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। आपका जो कमरा था जहां पर अचानक से बॉल आ गई, उस कमरे ने तो उस बॉल को नहीं बनाया ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया की चेंज होना स्टार्ट हो गई, पूरी तरह से चेंज होना स्टार्ट हो गई, कि पता लगा कि यार जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी दुनिया की, दिस इज नॉट कंप्लीट। यूनिवर्स में लॉज है, अरेंजमेंट्स है जो कि बड़े डिजाइंड है, फाइन ट्यून्ड है, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ प्ले करते हैं। फिर 20th सेंचुरी में बायोलॉजी के जब नट और बोल्ट्स खुलने लगे, तो हमें सेल्स के बारे में भी जो कंसेप्ट है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। हमें लगा था सेल्स एक तरह की होती है, होमोजेनस ब्लॉब्स होती है प्रोटोप्लाज्म की, लेकिन 1953 में जैसे ही वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया, तो पूरी दुनिया के परख छोड़ गए। भाई ये तो तुम डिजाइन की बात कर रहे हो कि कोई डिजाइन है सेल में, कि जिस डिजाइन के तहत ही हो रहे, अगर उसमें कुछ खराबी आएगी तो हो ही नहीं सकता। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो रेवोल्यूशन आ गई, उसने सोफिस्टिकेटेड, फैसिनेटिंग, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें बताना स्टार्ट कर दिए। और फिर जो क्रिक था, जिसने, आपको पता ना वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला है, पता है किसी को? जी वॉटसन और क्रिक, या उसको नोबेल प्राइज मिला है। और क्रिक तब तक एथीस्ट था, अल्लाह की कसम वो एथीस्ट था तब तक। क्रिक इतना इंप्रेस हो गया जेनेटिक कोड की यूनिवर्सैलिटी की वजह से, कि उसने बता दिया क्लियरली, खुलेआम में, कि भाई ये बाई चांस नहीं हो सकता है, कोई ना कोई इंटरवेंशन, कोई ना कोई ताकत तो है जिसने इसको ऐसा बनाया, ये हो ही नहीं सकता, ये खुद आए। खुद क्रिक जो एथीस्ट था। सोचिए जरा कि कितना बड़ा मसला है, हमें क्या एथीज्म बोला जाता है और किस तरह से हमें लगता है सब ये एक जैसे हैं। ये खुद आपस में इख्तिलाफ करते हैं, और किसी आर्गुमेंट में भी नहीं। आप पढ़ेगा, क्रिक की पब्लिकेशन है एक, लाइफ इटसेल्फ, इट्स ओरिजिन एंड नेचर, उसका रिसर्च पेपर है जो फ्यूचरा पब्लिकेशंस में पब्लिश हुआ है लंदन में। 117 पेज नंबर से लेके 129 पेज नंबर पे वो खुद कहता है ये आर्गुमेंट को, कि ये पॉसिबल ही नहीं है खुद आ सके, वो कन्विंस हो गया। और आप दोबारा रिसर्च आर्टिकल का नाम बता दें। लाइफ इटसेल्फ एंड ओरिजिन्स, फ्यूचरा पब्लिकेशंस में है क्रिक का, पेज नंबर 117 टू 129। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइफ इटसेल्फ, इट्स ओरिजिन एंड नेचर, ऐसा ही नाम है इसका। बहरहाल देख लीजिएगा, पेज नंबर मुझे याद आ रहा है तो मैंने बता दिया आपको। तो ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कोई साइंस एथीस्ट नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं कि साइंस जो है ना वो एथीज्म को प्रोपोगेट करते हैं। नहीं, ये कुछ लोग हैं साइंटिस्ट जो एथीज्म को प्रोपोगेट करते हैं, और वो पब्लिक लाइफ में, इसलिए हमें लगता है कि साइंटिस्ट सारे ऐसे, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब एक मसला तो बहुत जरूरी है ना, मसला है ये लास्ट वाला, मैं लास्ट के 10 मिनट अब लेने वाला हूँ। शोर आ रहा है मेरी माइक से? नहीं सर। ओके चलिए, फिर आपके यहाँ शायद कोई इशू आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो आई टोल्ड यू आई एम इन अ पब्लिक स्पेस राइट नाउ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको शोर आएगा ही आएगा। एनीवेज, इन स्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, एथीज्म आज भी ग्रो हो, मतलब अभी तक ग्रो होता आ रहा है एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट के तौर पे। पिछले 20-30 साल में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें खुद को नॉन रिलीजियस कहना स्टार्ट कर दिया, एथीस्ट कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अभी मैम इरम ने कहा कि मुसलमान नुमा मखलूक, मुसलमान नुमा बच्चे, मुसलमान नुमा दाढ़ी कुल्ले मौलियों के घर में, मुल्लाओं के घर में, मुफ्ती के घर में, उलमा के घर में पैदा होने वाले लोग, वो अब कहना स्टार्ट हो गए कि हम नहीं मानते खुदा में, तुम्हारे खुदा में, हम एथीस्ट है या रिजेक्ट करते। अब वो एथीस्ट है कि मीजोथीस्ट है कि एग्नोस्टिक्स है, वो आपको पता है आप किस तरह से निकालना है, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, वो मैंने लास्ट सेशन में बता दिया। और न्यू एथीज्म की एक मोमेंट स्टार्ट हो गई है, जो कि एथीज्म और सेकुलरिज्म, यानी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन जो एथीज्म है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एथीज्म का चलना चाहिए और इसी की मोमेंट होनी चाहिए, वो अब बढ़ रही है। एकेडमिक्स आ रही है, रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स, डैन डैनेट, जिन्होंने इस मोमेंट को आगे बढ़ाया है। उनकी किताबें बेस्ट सेलिंग बुक्स है, बेस्ट सेलर्स है, लाखों लोग उनका पब्लिक लेक्चर अटेंड करते हैं, देखते हैं।
लेकिन यहाँ तक कि जो क्रिस्टोफर हिचन्स है उसने ये तक पब्लिकली कहा है मुसलमान नुहा मखलूक के सामने, पब्लिक के सामने, कि रिलीजन तो जहर है सोसाइटी के लिए। सैम हैरिस कहता है कि जो रिलीजन के दिन है वो अब खत्म हो चुके हैं। रिचर्ड डॉकिंस कहता है गॉड तो डिल्यूजन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि न्यू एथिज्म इज दे हैव ऑल द ट्रू आर्गुमेंट्स? उनके आर्गुमेंट्स वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी एंगल में नहीं। क्योंकि इनके अपने ही कॉन्टेम्परीज ने जो खुद फिलोसॉफिकली एथीस्ट है, टिम क्रेन या बाकी सारे लोग, वो खुद कहते हैं कि नहीं ये जो इनके आर्गुमेंट्स है ये सही नहीं है, यानी खुद एथीस्ट। यहाँ तक कि टिम क्रेन लिखता है कि जो क्लेम्स न्यू एथीज्म ने दी है वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, खुद ही एथीस्ट कह रहा है। और जो कहता है कि रोल ऑफ रिलीजन दुनिया के अफेयर्स में जिस तरह से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं वो बिल्कुल झूठा है, गलत है, मिस्टेकन है। और इस तरह से अगर आप जाओगे, इतना इनसेंसिबल अप्रोच लोगे, तो जो हम जीत के लिए निकले वो हम हार जाएंगे। इट विल बी सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट, कहता है वो, टू चेंज द पीपल्स बिलीव्स देन, बिकॉज आप इतना इलॉजिक यूज कर रहे हो, जेनरिक टर्म्स, और बस अटैक किए जा रहे हो बिना किसी रिसर्च के, तहकीक के। तो ये तो आप हमें स्टूपिड दिखा रहे हो, इरैशनल दिखा रहे हो, जाहिल दिखा रहे हो आप हमें। टिम क्रेन खुद लिखता है इनके बारे में। और सिर्फ इतना नहीं, प्रोमिनेंट एथीस्ट फिलोसोफर माइकल रूस, वो लिखता है कि डॉकिंस जो है ना वो जाहिल है अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी एंड थियोलॉजी। जाहिल वो कहता है डॉकिंस को, और खुद एथीस्ट है। यहां तक कहता है उसको कि जो इंटेलिजेंट डिजाइन है, जो क्रिश्चियनिटी भी एक्सप्लेन करती और भी रिलीजन एक्सप्लेन करते, ये उसको भी इविल कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फेल हो रहे हैं। एंड मैं उसका स्टेटमेंट आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपको आराम से मिल जाएगा। मैं आपको उस पब्लिकेशन का नाम बताता हूँ, रुकिए जरा। माइकल रूस ने स्टेटमेंट दिया, जस्ट वेट अ मिनट, मैं कुछ पब्लिकेशन है, मैं उसका नाम निकालता हूँ। मुझे पब्लिकेशन का नाम अभी नहीं मिल रहा है, बट नॉनदलेस आप अगर इस स्टेटमेंट को सर्च भी करो ना, आपको उस पब्लिकेशन का नाम मिल जाएगा। अभी मुझे मिल नहीं रहा है ये कहाँ पर मैंने पढ़ा था। हमजा जॉरिस ने भी शायद अपनी किताब में लिखा है, देख लीजिएगा। तो माइकल रूस कहता है कि जो रिचर्ड डॉकिंस और इसके ये छोटे मोटे जो पपेट्स है, जो कि अभी जंग लड़ रहे हैं अगेंस्ट द इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब खुदा, तो उसमें हम हार रहे, वी आर लूजिंग दिस बैटल। एंड वो कहता है ये फजूल तरह के एथिज्म है ना, जो कि इन सीरियस इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर पा रहा, हमें ये वाला एथिज्म नहीं चाहिए। बहुत जरूरी है कि ये लोग विलिंगली क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को सीरियसली और पढ़े और फिर आइडियाज एक्सचेंज करें। ये प्लेन, पता है वर्ड क्या कहते हैं, कि ये लोग प्लेन सिली ग्रोटेस्क्यूली इमोरल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि रिलीजन इज इविल इटसेल्फ एज अ होल। और अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो जो जंग हम निकले हैं ना जीतने के लिए, वहां हम उस मैदान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेट अलोन के लोगों को हम ताबे कर पाएंगे। और हमें बोला जाता है एथीज्म ही इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, बस एथीज्म है, और हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अल्लाह की कसम होता है हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एथीस्ट के सामने, सुम्मा अल्लाह की कसम होता है मुसलमानों को। और जाहिर सी बात है, क्यों ना हो, किताबें खोली नहीं, हक पढ़ा नहीं, कुरान को भी खोला नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा नहीं, सहाबा को पढ़ा नहीं, उनके आर्गुमेंट्स डिबेट्स पढ़े नहीं, स्कॉलर्स की डिबेट्स आर्गुमेंट पढ़े नहीं, ईमान कैसे आएगा? एक खाली पुलाव पकाना दिमाग में और कहना मैं मुसलमान हो गया, ईमान है मेरे पास, ऐसे तो नहीं चलता है ना। ब्रांड है एक मुसलमान, वो ब्रांड को आपको जानना पड़ेगा, उस ब्रांड को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। लेकिन नॉनदलेस मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इवन तो इनकी इंटरनल बहुत ज्यादा फाइटिंग है, लेकिन जो नई एथीस्ट मूवमेंट है ना, न्यू एथीज्म की मूवमेंट है, वो बहुत सक्सेसफुल हुई है। वो क्यों सक्सेसफुल हुई है, वो आप लोगों का आप समझ ले, एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आपको कि इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतने इलॉजिक्स के बावजूद, इतनी इंटरनल फाइटिंग्स के बावजूद, ये लोग क्यों इतना जो है ना वो फेमस हुए, ये लोग क्यों ग्रो हुए इस लेवल तक। यहाँ तक कि यूके में, मैम इरम, यू शुड नो दिस, मैम इरम को शायद पता ही होगा, बट नॉनदलेस मैम इरम, यूके की रिपोर्ट है, यूके के कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस में 46% लोग कंसेप्ट ऑफ गॉड को रिजेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो गॉड है उसमें यकीन ही नहीं करते, और 20% तो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लिसिटली उसके खिलाफ जा रहे हैं। और हाफ ऑफ चाइनीज पीपल, यानी 70 करोड़ लोग, लगभग 75 करोड़ लोग खुद को एथीस्ट कहते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एथीज्म राइट नाउ इज बिकमिंग, मतलब अभी तक लगभग
लार्जेस्ट ग्रुप बना है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म के बाद, और मुस्लिम उम्मा भी कोई सेफगार्ड नहीं है इससे। विन गैलप इंटरनेशनल की रिसर्च है कि 5% सऊदी के लोग खुद को एथीस्ट कहते क्लियरली, कि हम खुदा को रिजेक्ट करते, तुम्हारे खुदा के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे ऐसे। और 19% वो है जो खुद को अभी नॉन रिलीजियस कह रहे हैं, यानी 19 5 हो गए 24%। और आपको पता है ऑफिशियल नंबर से तो अनऑफिशियल नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। आप 24% के बजाय 30% ही रख ले, तो 30% जो सऊदीज खिलाफ हो गए, खुदा के मानते ही नहीं है। दिस शुड टेल यू कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं। और अरब वर्ल्ड में अगर आपको पता हो ना, आज जिस चीज की सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन होती है अरबिक लैंग्वेज में फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज, वो वाली किताबें जो एथीज्म को सपोर्ट करती है। यू शुड नो दीज थिंग्स, पता होना चाहिए हम कहां जा रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में कहने से सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान वो फिक्र शऊर डेवलप करने से, फिर उसके हिसाब से अमल करने से मुसलमान कहलाते हैं। वरना अरब को तो सबसे ज्यादा कुरान समझ आना चाहिए, अब जबान ही उनकी अरबी है, तो सिर्फ जबान से भी कोई मुसलमान नहीं होता है। और आज तो ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जिनको हम मुर्तद कहते हैं ना, अपोस्टेट्स जिनको हम कहते हैं, वो खुद को एथीस्ट डिक्लेयर करने लग रहे हैं, ताकि उनको खुद को एक अम्ब्रेला के नीचे लाए ताकि बच सके। तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज तो है हमारे पास, पॉपुलराइजेशन तो इसकी हो रही है इन पब्लिकेशन की, सोशल मीडिया पे एग्रेसिव फर्वेंट एक्टिविज्म तो आ रहा है, और ये हर चीज को अपने साथ ले रहे हैं। एलजीबीटीक्यू बिल्कुल सेपरेट मूवमेंट थी, बिल्कुल सेपरेट, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं था, उसको अपने साथ जोड़ दिया ताकि एक जत्था बना सके, इन्फ्लुएंस बना सके, नंबर्स कलेक्ट कर सके। भाई जाहिर सी बात है, इंसान जो ना, इंसान का डर यही होता है कि जो सारे लोग कर रहे हैं, अगर मैं वो चीज ना करूँ ना तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, मेरे खिलाफ चीजें हो जाएगी, मुझे वो नहीं मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो नंबर्स के थ्रू ही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चैलेंज तो है हमारे पास आज, एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, एक स्पिरिचुअल चैलेंज भी है, थियोलॉजिकल चैलेंज भी है, एकेडमिक चैलेंज भी है। और अगर आप और मैं मिलके अब इस पे काम नहीं करते तो व्हाट एवर इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, ये कभी नहीं सोचेगा कि आप और मैं उससे बचने वाले हैं, या उसका जो है ना वो सवाल कयामत के दिन नहीं होगा। ये किसी भी गुमान में नहीं रहेगा। अल्लाह की कसम हर चीज की ट्रांसलेशन है, सुम्मा अल्लाह की कसम कयामत है और हर चीज की ट्रांसलेशन है। अल्लाह ने खुद का हर चीज का जवाब होगा। तो आप और मैं ये सारी चीजें जान के भी अगर आप इस पे डिटेल में रिसर्च नहीं करते, रिसर्च पेपर्स नहीं लिखते, इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते, सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते, तो फिर तो गए ना आप और मैं। फिर तो आप और मैं वो कैंसर है जो इस्लाम को लगे, जो इस्लाम को अंदर सिखा रहा है। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी सीरियस, खासकर इस डिस्कोर्स में जो हमने स्टार्ट किया है। बहरहाल दिस एंड्स अ वेरी स्मॉल हिस्ट्री ऑफ एथीज्म। बहुत मुख्तसर करके मैंने आप लोगों को बयान करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगले चैप्टर से विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ एथीज्म, और एथीज के जो आर्गुमेंट्स है एक एक करके एक एक चैप्टर उस पर हम बांधने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। सो अगर कोई सवाल है पूछे। आई ओनली टेक 3 क्वेश्चंस बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक मोर देन 3 क्वेश्चंस राइट नाउ। जी 3 क्वेश्चंस ओनली एंड देन वी शैल एंड द सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे फिर। और इससे पहले कि आप सेशन क्वेश्चंस की तरफ जाओ, मुझे कोई समराइज करके दे जो हमने आज सीखा। समराइज करके दे मुझे 2-3 मिनट में, 1-2 मिनट में, जो कुछ भी आज हमने सीखा। कोई 1-2 लोग आइए जरा माइक पे। सना मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मुझे कोई आए माइक पे आए और समराइज करे कि क्या सीखा हमने। कोई भी आ सकता है। कोई नहीं आ रहा तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मैंने हाफ में सेशन ज्वाइन किया था, लेकिन ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इनकाउंटर करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम खुद से खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आर्ग्यूमेंट्स को लर्न नहीं करेंगे, और हमारा भी अपना ईमान उस लेवल पे नहीं होगा जब तक हम इनसे इनकाउंटर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यहाँ पे इतना देखती हूँ, हमारे मुसलमान घरों के बच्चे, इवन मुसलमान टीचर्स जो मतलब अडल्ट है, 30s में है, 25 इस तरह की, वो भाग रही हैं इस्लाम से दूर। और उनके पास एक, वही आपने बड़ी अच्छी बात की कि एलजीबीटीक्यू को जो उन्होंने ज्वाइन किया है उसका पर्पस ही यही है कि उनको वो एक कंफर्ट दे दिया जाए, वो एक सिंपैथेटिक एक एरिया दे दिया गया है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम हैं तुम्हारे साथ, और अगर तुम्हारे घर से तुम्हें प्रेशर है, तुम्हें कोई मसला आ रहा है, तो आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और इस तेजी से यहाँ पर
देखिए क्रिश्चियंस तो चले ही गए, क्रिश्चियंस तो बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक ही, ना वो चर्च जाते हैं ना कोई बाइबल पढ़ते हैं, वो तो एथियस्ट पक्के पक्के हो गए। लेकिन दिल फटता है जब मैं देखती हूँ हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां, मुसलमान अडल्ट्स, या तो वो सेक्युलरिज्म की तरफ चले गए कि भाई ये कितना मुश्किल दीन है, आसान करो इसको, आसानी की चीज पकड़ लो उसमें से जो हम कर सकते हैं। बट ठीक है, अफ्तार पार्टियां कर लो, ईद पार्टी कर लो, दैट इज इस्लाम। उम्रे पे चले जाओ, बस ये इस्लाम है, अपनी मर्जी का चुन लिया, पिक एंड चूज। और हम मुश्किल काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर एक और चीज ये हो रही है कि क्योंकि सेक्स एजुकेशन और स्कूलों में जो करिकुलम है वो इनबिल्ट किया जा रहा है नर्सरी से, किंडरगार्टन से, शुरू से ही वो बुक्स बना दी गई हैं, हमें तस्वीरें दिखा दी गई हैं कि एक छोटा सा बेबी है जिसने अपने घर में माँ बाप को देखा, नानी नाना को देखा, उसको पता है एक फीमेल और मेल जेंडर का। लेकिन बुक में दो मर्द हैं जिन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक मर्द के नीचे तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है मम, और दूसरे मर्द के नीचे लिखा हुआ है डैड। तो मैन कैन बी अ मम, मैन कैन बी अ डैड। उसको 3 साल 2 साल के बच्चे के अंदर ये डाला जा रहा है कि इट्स नॉर्मल, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं साथ, तो वहां तो मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, एथियज्म वो भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदूज भी हैं, तो वो जाके फिर यही बातें करते हैं सारी की सारी। और मैं ये समझती हूँ कि वाकई अगर हमने अब जाकर नहीं सीखा और नहीं इस पर काम किया, जैसे आपने कहा है कि रिसर्च नहीं की और नहीं इसके ऊपर लिखे रिसर्च पेपर्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी जो नेक्स्ट देखिए जनरेशन आ रही मैं है। आपको एक बात बता दूं, मेरा ने बहुत जबरदस्त एक पॉइंट छेड़ा। मेरा सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिमाग से फिर निकल जाएगी बात। मेरा ने बहुत जबरदस्त पॉइंट यहाँ पर छेड़ा है। देखिए वो जिस फलसफे को फॉलो कर रहे हैं ना, वो हवा के बेस में ना, मतलब उनमें एक हवा भर दी गई है, उस पे वो नाज कर रहे हैं, खामा खा कर गुरूर कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, जबकि वो उसको एक प्रिक लग जाएगी ना, सारी हवा निकल जाएगी। और हम जो है ना, उस हवा को भी देखिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। मैम मेरा बात समझ आती है? जी बिल्कुल हम बिल्कुल उस ऐसा ही है। हवा को, मतलब जो बिल्कुल गुब्बारा है, हवा है, कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है अंदर से, कोई पुख्ती चीज नहीं है, उसको देख के भी हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। और अल्लाह की कसम, जब तक इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहोगे, आप दावत नहीं दे सकते हो, आप दूसरों को कन्विंस ही नहीं कर सकते हो। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम इसलिए है क्योंकि हमारी अपना अकीदा, अपनी नॉलेज नहीं है। ही नहीं है। अगर पता होता इस्लाम कितना बड़ा हक है, किस तरह से हक है, क्यों हक है, फिर हम नाज नहीं करते। भाई जो नाज करता है ना अपने फलसफे पे, वो ताबे करता है किसी और को अपने फलसफे पे। जिसको नाज ही नहीं है, इंफीरियरिटी में, वो क्या करेगा ताबे किसी को? वो खुद ताबे है, वो खुद ताबे नहीं हुआ है इनफैक्ट। बिल्कुल, मैं अपनी कोताही को यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ कि जब मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तो एक पॉइंट पे आके मेरा ईमान बिल्कुल पक्का होता है, बट आई हैव नो लॉजिकल रीजनिंग कि मैं उनको उस वक्त पकड़ लूं कि नहीं तुमने, वो नॉलेज नहीं है मेरे पास, और उस नॉलेज को गेन करने की शदीद जरूरत है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आबिद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम जुड़े हैं, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कि अब वो एक इररेशनल बात कर रहा है मेरे सामने, या कर रही है कोई आदमी, लेकिन मेरे पास वो रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हुए ही नहीं है, वो नॉलेज ही नहीं है कि मैं उनको एनकाउंटर कर सकूं उस मौके पर। तो वहां पे क्या होता है कि फिर वो बात एक अजीब तरह से वेन चली जाती है, वो बात रह जाती है, वो इनकम्प्लीट नहीं हो पाती। तो बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम इस पे बहुत ज्यादा काम करें, वरना वेस्ट तो, मुझे पाकिस्तान इंडिया का नहीं पता अब क्या पोजीशन है, वहां पर भी मैं सुन रही हूँ कि वहां पर भी गे क्लब्स बन गए हैं, वहां पर भी ये सब हो रहा है, छुप के हो रहा है। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला है, यहाँ तो मेरी बेटी को ऐसी बुक्स पढ़ाई गई हैं ईयर 7 से कि वो उसमें 2 लड़के हैं और वो मजलूम हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनको उनको मार दिया गया है, वो जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उनके आपस में मोहब्बत थी। मतलब एक पहले उनको फैंटेसाइज किया कराया जाता है कि व्हाट इज लव, और फिर लव को इतना गलत इंटरप्रेट करते हैं कि ये लव भी तो अल्लाह ने डाला है, यानी कि अगर तुम कहते हो कि अल्लाह अल्लाह प्यार देते हैं, तो ये अल्लाह ने डाला है ना, गॉड गिफ्टेड है लव, तो फिर तुम इसके क्यों अगेंस्ट हो? ये तो नेचुरल है, वो हर चलो वो चीज तो को आप नेचुरल। किसी और चीज की तरफ भी आ रहे हो ना, वो तो एलजीबीटी की तरफ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज के सेशन की समरी हो जाए। गाबित जी से जी जी मुझे जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन आ रहा है, आप प्लीज बता दे कि मैं सही सोच रही हूँ क्या। जी जी। कि बहुत सारे मुस्लिम्स ना, आज मैं ऐसे भी देख रही हूँ, बिकॉज मीजोथीइज्म जो है ना, उसके बारे में आपने बहुत डिटेल्स बोली है, इट स्ट्रक मी अननोइंगली बहुत सारे मुस्लिम्स ना इस वक्त इसी मसले के अंडर हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स को देखा है, मेरी फ्रेंड्स में बहुत सारे हैं, दे लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अभी जैसे पैलेस्टाइन का किस्सा हो रहा है,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें तो इसको रोक सकते हैं। वो क्यों, व्हाई इज evil spreading, why isn't he interfering, like आपको समझ आ रहा है? सो सिफात पे बात आना, सिफात पे बात आना। सो टेक्निकली जो एथीज्म, जैसे रमबाज ने बोला ना, a lot of Muslims are going into the atheism, and it is very much possible that the first stepping stone towards that is mesotheism, and then it can easily lead to the atheism. जी बिल्कुल सही बात है, इस पे टेंशन ना ले। इसमें मैं पूरा 3-4 चैप्टर्स ले लूंगा मीज़ोथीज़म, मतलब ये जो सिफात है ना, सिफात में मैं अलग से बात करूंगा। अभी हम सिर्फ वजूद पे बात करेंगे, ठीक है? मैंने को लास्ट टाइम भी कहा, वजूद ही अगर प्रोन नहीं है, डिस्प्रोन नहीं है, फिर सिफात पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। सही 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 भाई जब सही। मैं किसी चीज को प्रूव ही नहीं कर पा रहा हूँ वो एग्जिस्ट करती है, मैं क्यों उसकी सिफात पे अपना सिर खोपूं? बिकॉज यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है ना, हम वजूद पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट हम वजूद को एक्सेप्ट करने के बाद सिफात को टारगेट कर रहे हैं। तो नहीं, वो वजूद को एक्सेप्ट नहीं करते ना, एथिस्ट नहीं करते फिर वजूद, वो नहीं नहीं, सिफात मैं को बोल रही हूँ यूज हमारा करते केस वजूद जो को है ना, रिजेक्ट वो करने के लिए। हमारा केस एक और एंड का मसला है कि हाँ वजूद को एक्सेप्ट करना है एंड देन सिफात को टारगेट करना। कोई मसला नहीं, वो छोटा सा मसला है, वो इंशाल्लाह आगे होगा स्टेप बाय अल्लाह स्टेप। आसान वो करे 2-3 इंशाल्लाह चैप्टर, सॉरी सेशन में इस पे ले लूंगा, इंशाल्लाह। हाँ। ठीक है? वो जो इविल का कांसेप्ट है ना दुनिया का, जिसपे सारे मसले आते हैं कि इविल क्यों है, खुदा इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसमें रहम नहीं है, वो रहीम कैसे, करीम कैसे, शफीक कैसे, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उस पे आएंगे आगे इंशाल्लाह, डिटेल में आएंगे। टेंशन ना ले। अगर याद रखें, मैंने लास्ट में आपको कहा, हक का मतलब यही होता है कि उसके मद्दे मुकाबले जो कुछ भी है ना वो बातिल है। हम्म तो अगर आपके पास जवाबात ही नहीं है, अगर आप हक को प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, फिर तो हम सच में हक पे नहीं है। फिर तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी डिफीट के बच्चे कि आप सही कह रहे हो, ये जो तुम कंसेप्ट दे रहे हो कि ईवल कंसेप्ट है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ ईवल है, फिर ठीक है। ये होती है, मतलब ये सदाकत होती है इंसान की। लेकिन हम कहते हैं हम हक पे हैं, और अल्लाह की कसम हम है, और अल्लाह की कसम हमारे पास प्रूफ है, बस हमने पढ़ा नहीं, हमने खोली नहीं है वो जखीरे, वो जो है ना, उनको व्हाट डू यू कॉल देम, what do you call them, there's something, there's a word, treasure, treasure वो क्या कहते हैं उर्दू में? खजाना। खजाना, एग्जैक्टली। हमने वो खजाने खोदे नहीं है। देखिए अब मैं आपको बात बताता हूँ, पानी आपने देखा ना जमीन से कैसे निकलता है, लेकिन जमीन के ऊपर तो वो नहीं दिख रहा होता ना आपको, ना। आपको जमीन खोदनी पड़ती है। हम्म लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना पानी था ही नहीं वहां पर, पानी तो था, बस आपको खोदना पड़ा। सही। जवाब है खोदना है और आपको पानी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो वो खोदना है ना, वो आपको और मेरा काम है। और इंशाल्लाह। खोदेंगे हम क्योंकि हम हक पे है। लेकिन उस हक को हक मानने के लिए पहले आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद को पहले कन्विंस करना पड़ेगा। खुद आप कन्विंस हो जाओगे ना, आप सुपीरियर साइकोलॉजी में आओगे, फिर उस सुपीरियर साइकोलॉजी के ताबे बाकी लोग होते हैं। हम तो अभी खुद ताबे नहीं हो ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते। हम तो हिंदू के सामने, क्रिश्चियन के सामने, बुद्धिस्ट के सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, एथीस्ट से क्या डिबेट करेंगे हम? सही है। So anyways, we'll discuss that inshallah in detail आगे जाके। For now I'll have to take your leave because I'm traveling, really sorry। अगली क्लास हम थोड़ा डिटेल में लेंगे, 2-2.5 घंटे की क्लास होगी वो। मेक श्योर यू प्रिपेयर, बट एट द सेम टाइम जो मैंने असाइनमेंट दिया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इंटरनल फाइटिंग्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इशू, लॉजिकल लॉजिकल फैलेसीज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एथीज्म फिर भी क्यों इतना ग्रो हुआ है, इसके पीछे वजूहात क्या है, ये ढूंढ के निकालेगा, ठीक है? मैं हिंट दे रहा हूँ, फाते और मफ्तू की जो आइडियोलॉजी ना उसको पढ़ेगा और किस तरह से ये चली है। एनीवेज, सो सी यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।